हेलो दोस्तों, मैं दिनेश दुबे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान के कोटा में। और लो जी भैया, हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। किसके लिए? UPSSC बंद दरोगा के लिए। आपके जितना भी सिलेबस है वो सारा का सारा सिलेबस इन क्वेश्चंस में कवर हो जाएगा। और आप इस वीडियो को आप कई बार देख लेंगे, मतलब कई बार क्या, जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं आता तब तक आप इसको मल्टीपल टाइम देखते रहिए। आपके सारे के सारे क्वेश्चन इसी में से मिल जाएंगे और भैया बंद दरोगा बनना आपके लिए आसान हो जाएगा। आसान कैसे भैया? कि जो आपका पूरा सिलेबस है वो इसी में से कवर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। और भैया इसमें से अगर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा तो क्या होगा, आपका जो रिटन है वो ईजिली क्रैक हो जाएगा और आप भैया बंद दरोगा की एक सीढ़ी पार कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो सारे के सारे पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हम इसमें सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? भैया आपने देखा ही होगा, जलकुंभी। आप कभी गांव वगैरह की तरफ गए होंगे तो वहाँ पोखर वगैरह आपने देखी होगी, उसमें हरी हरी पत्तियाँ से निकले हुए पेड़ लताएँ देखी होंगी, जिसको हम जलकुंभी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं, क्या मिलते हैं भैया? लाइकेन ही मिलेगा, जिसको बोलते हैं सहजीव। शैवाल और कवक का क्या है ये? सहजीवी भैया, इससे मिल के बनता है माफ़ कीजिए, कवक और शैवाल से, ठीक है। और आपका वायु प्रदूषण का सूचक भी है, जहाँ आपको वायु प्रदूषण होगा वहाँ लाइकेन आपको नहीं मिलेगा। अगला देखते हैं, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई? तो भैया सीधी सी बात है, हमने पहले क्वेश्चन देखा कि झीलों में और सरोवरों में क्या उगता है? जलकुंभी। तो जलकुंभी ही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं भैया? UPPCS का है, 1999 का है। और जो मरुस्थल में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? उन पौधों को जीरोफाइट्स। अगला है, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है कौन सी भैया? पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? बालू नहीं हो सकती, चिकनी नहीं हो सकती, बजरी भी नहीं हो सकती, तो बची कौन सी? दोमट मिट्टी, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? भैया सीधी सी बात है, वर्षा। आपने देखा होगा जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ आपके जंगल घने पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, जो अमेज़न वर्षा वन है वो कहाँ है? आपके इक्वेटर के आसपास है। और सीधी सी बात है भैया, इक्वेटर में क्या रहता है भैया? आपका ऑलवेज, मतलब वर्ष भर आपकी वर्षा होती है। तो भैया जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ आपके क्या होगा? पादप भी या वनस्पति भी ज़्यादा होगी। और ध्रुवों पर वर्षा नहीं होती तो आपने देखा होगा ध्रुवों पर भैया क्या होता है? पेड़ पौधे नहीं होते, ना के बराबर होते हैं, सीधी सी बात है। अगला देखते हैं, पौधे किस प्रकार जल अवशोषित करते हैं? क्वेश्चन था हमारा कि पौधे किस प्रकार जल अवशोषित करते हैं। अभी देखिए इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, गुरुत्व जल, आर्द्रता जल, केशिका जल, क्रिस्टल जल। वैसे कि इसमें तो आंसर लगे हुए हैं। अगर हम देखें केशिका, जो केशिकाएं बनी होती हैं पौधों में, जो आपके दो क्या बोलते हैं ऊतक होते हैं, आपके दो ऊतक से ही मिलकर आपके अंग बनते हैं। अगर हम बात करें, दो ऊतक ऐसे हैं जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। एक क्या करता है? पूरे पौधे को जल सप्लाई करता है, और एक क्या करता है? पूरे पौधे को क्या फूड या खाना सप्लाई करता है। तो भैया जो दो ऊतक है जो महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं पौधों में, वो उनके नाम है, पहला है जाइलम और दूसरा है फाइलम। अब देखो याद कैसे करना है कि भैया जो पानी पहुंचाता है उसको कैसे याद करें, जो खाना पहुंचाता है उसको कैसे याद करें। तो भैया सिंपल से याद रखना, जा से जल होता है और जा से जाइलम होता है। तो भैया जाइलम क्या करेगा? पूरे पौधों में जल पहुंचाएगा। और फा से फ्लोएम होता है, और भैया फा से क्या होता है? फूड होता है। तो भैया फ्लोएम क्या करेगा? पूरे पौधे में क्या पहुंचाएगा? खाना पहुंचाएगा। आगे देखते हैं हम, मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं, मासल, शाकीय, पर्ववृत्तीय, पर्णभिवृत्तीय। अब सीधी सी बात है, आपने देखा होगा, अगर मैं एग्जांपल बोलूं, अच्छा इसमें एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन और था कि भैया जो मरुस्थल में पौधे उगते हैं वो क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं जीरोफाइट, ठीक है।
अब ज़ीरोफाइट में आपने देखा होगा क्या होता है, जैसे कि हम नागफनी का ले लें तो नागफनी वो जो पूरा का पूरा क्या होता है, वो मसल्स होता है, यानी तना टाइप का होता है। और पत्तियाँ जो होती हैं आपकी ज़ीरोफाइट्स हैं वो कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि भैया जो जल निकलता है पौधों में से जल निकलता है, अधिकतर जल वो पत्तियों में से निकलता है। अब पत्तियाँ जितनी छोटी होंगी जल उतना कम निकलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम देखें जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं, ज़ीरोफाइट जो होते हैं उनमें से क्या होता है, पत्तियाँ जो आपकी पत्तियाँ हैं वो कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। एग्जाम्पल आप नागफनी ले सकते हैं। आज का जो सेशन रहेगा हमारा वो 100 क्वेश्चन का रहेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मरुस्थल वाला हो चुका है। अगला देखते हैं, घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है भैया? सीधा होता है, सीधी सी बात है। आपने एक वो देखा होगा भोजन तंत्र, आपने देखा होगा पिरामिड जो बनता है भोजन तंत्र, उसमें पहले घास से टिड्डा, टिड्डा से सांप, सांप से चील, इस तरह से चलता है। मेंढक है ना, टिड्डा से मेंढक, मेंढक से सांप और सांप से फिर इस तरह से चलता है। तो ये सीधा बनता है, ठीक है। तो घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और सीधी सी बात है, पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है भैया? सीधा ही होता है। जब यहाँ सीधा हो रहा है तो यहाँ सीधा ही होगा। एक तालाब के परितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है भैया? उल्टा होता है। पहले ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, है ना, छोटे से बड़े नीचे की तरफ जाते हैं। तो अगर हम देखें स्थल पर देखें तो कैसा बनेगा पिरामिड? सीधा बनेगा। और जल में देखें तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, सिंपल। अगला देखते हैं, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखिए, घास स्थलीय तथा वन परितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? सदैव सीधा बनेगा। सीधी सी बात है, घास पर सीधा और जल में उल्टा। अगला देखते हैं, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है भैया? एक ही दिशा में होता है। द्वि दिशा में कैसे हो जाएगा भैया? एक व्यक्ति खाएगा तो उसी को मिलेगी ना, उससे दो लोगों को थोड़ी ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। तो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होगा? एक दिशा में ही होगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। कितना होता है भैया? सीधी सी बात है, आपने 10% वाला रूल पढ़ा ही होगा। हम जब भी कुछ खाते हैं या किसी दूसरे से किसी चीज़ को हम, जैसे कि क्या कहें कि जो हम आपका फूड का हमने जो सर्कल अभी जाना था उसमें क्या हो रहा था कि छोटी चीज़ बड़ी चीज़ को खाती, सॉरी माफ़ कीजिए, बड़ी चीज़ छोटी चीज़ को खाती है तो उससे 100% एनर्जी नहीं मिलती है। कितनी मिलती है? 10% मिलती है। तो उस 10% एनर्जी में कितने परसेंट का, 100 में से कितने परसेंट का ह्रास हो गया? 90% का, ठीक है। अगला देखते हैं, सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की। अरे पारिस्थितिक स्तूप वही जो हमने अभी जो पढ़ा था ना, आपने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा होगा। अभी मैं दिखाता हूँ, एक मिनट कीजिए। अरे पिरामिड की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। स्तूप मतलब पिरामिड की बात हो रही है। तो सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की किसने की भैया? चार्ल्स एल्टन ने, ठीक है। अगला देखते हैं, सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पादपों को कहते हैं भैया, क्या कहते हैं? जो सूर्य के प्रकाश में उगते हैं उनको बोलते हैं आतपोदविद। जो पौधे या पादप किसमें सूर्य के प्रकाश में उगते हैं उनको क्या बोलते हैं? आतपोदविद, ठीक है। और मरुद्भिद का तो पता ही है, ज़ीरोफाइट्स होते हैं, ठीक है। और जो शैलो भी होता है, शैलो पे उगते हैं। और छायादागी जो छाया में उगते हैं, ठीक है। अगला है, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है अतः वहाँ वन होते हैं। कैसे होते हैं भैया? सदाबहार वन होते हैं, सदा हरे भरे रहते हैं। तो कैसे वन होंगे? सदा हरित वन होंगे। अगला देखते हैं, आगे देखते हैं, उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है वहाँ वन मिलते हैं। कैसे भैया? घास के वन मिलते हैं। सीधी सी बात है। क्या होता है, जब गर्मियों में वर्षा पड़ेगी और भैया सर्दियों में कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? घास के मैदान पाए जाएंगे, सिंपल। इसमें क्या जानना है ना। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफान आंधियों का होना। अरे यार ये तो सबको पता होगा, क्षोभ मंडल होता है ये, है ना। जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं वो सारी की सारी कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती है। और ये देखिए क्वेश्चन आया भी हुआ भी है
PCS 2002 में यूपी PCS में और 36 PCS में भी है, छत्तीसगढ़ PCS में भी आया हुआ है। अगला देखते हैं, लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? हेलोफाइट कहते हैं। ठीक है, जो आपके रेगिस्तान में उगेंगे उनको जीरोफाइट बोलेंगे, और जो लवणीय मृदा जो समुद्र के आसपास की मृदा होती है, जैसे कि आपके क्या नाम है, सुंदरवन वगैरह हैं जिनमें जो पौधे पाए जाते हैं, वो क्या क्या कहलाएंगे? हेलोफाइट कहलाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, मृदा परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? मृदा परिवर्तन को मृदा जनन कहते हैं। मतलब मृदा जब बदलती है, आपने देखा होगा नदियाँ वगैरह अपने साथ में मिट्टी लेके आती हैं भैया, पुरानी मिट्टी के ऊपर नई मिट्टी बना देते हैं, तो क्या बोल देंगे उसे? सीधी सी बात है, मृदा जनन बोलेंगे, और क्या बोलेंगे ना। आगे देखते हैं, बृहत जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है। जो बड़े बड़े जलाशय होते हैं वहाँ कहाँ ऊपर तापमान होगा? ऊपर ही होगा, सीधी सी बात है ना। आगे है, दृढ़ पर्णी वन क्षेत्रों की विशेषता क्या है भैया? दृढ़ पर्णी वन कौन से होते हैं वे देख लीजिए। शरद ऋतु में क्या होगा? भारी, ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा। ठीक है, यहाँ उल्टा होता है, शरद ऋतु में भारी वर्षा होगी और ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होगी। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे देखते हैं, वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलायकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है। सीधी सी बात है, जहाँ बहुत सारे पोषक तत्व होंगे जिस मृदा में क्या कहलाएगी? सुपोषी कहलाएगी। खत्म कहानी, जिसमें नहीं होंगे वो कुपोषी कहलाएगी। आगे देखते हैं, मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं क्या? ह्यूमस कहते हैं। आपने देखा होगा भैया, पेड़ पत्तियां जो सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, काली काली मिट्टी हो जाती है। आपने देखा होगा जहाँ पेड़ ज़्यादा होंगे वहाँ पत्ते टूटते होंगे और पत्ते टूट कर सड़ जाते होंगे, वहाँ काली काली की मृदा हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। खत्म कहानी। आगे देखते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए जरा, इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पूछे जाएंगे। मृदा परिच्छेदिका का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं भैया, वो संस्तर। अच्छा, ये संस्तर वगैरह मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है, मृदा के कितने संस्तर वगैरह हैं सारे के सारे मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृतिका का आदर्श अनुपात क्या होता है भैया? देख लीजिए, 50% बालू होगी और 50% मृतिका होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मृदा में अम्लता कम करने के लिए मृदा में निम्न में से किन के चूर्णों का मिश्रण मिलाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बड़ा फोकस कर लीजिएगा इस पर। ये जो 28 नंबर क्वेश्चन है इस पर फोकस कर लीजिएगा। क्वेश्चन, इसका आंसर है डोलोमाइट एवं चूना पत्थर मिलाया जाता है। किस लिए भैया? अम्लता कम करने के लिए, एसिडिटी कम करने के लिए। किसकी? मिट्टी की। क्या मिलाया जाता है? डोलोमाइट व चूना पत्थर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला जीवाणु भैया सबको मालूम है, एजोटोबैक्टर है भैया, सबको पता है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं खास। अगला देखते हैं, घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला। हम फूड चेन की बात कर रहे थे, फूड सर्कल की बात कर रहे थे, वो कुछ इस प्रकार है। अच्छा, इसमें पिरामिड कैसा बनता है आपका? घास में कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, और भैया जल में कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा पिरामिड। देखते हैं आगे। घास भैया कौन खाएगा? हिरण खाएगा। हिरण कौन खाएगा? शेर खाएगा। और शेर के क्या होंगे? जू, क्योंकि भैया जू शेर का खून पिएंगे। अगला देखते हैं, परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र। किस तरह से ऊर्जा प्रवाह होगा वही तो इसका हृदय कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, परितंत्र में होती है क्या भैया? ऊर्जा व खनिज दोनों की हानि होती है। सीधी सी बात है, 90% हास होता है एनर्जी का। आपको जो खाना खाते हैं, जो भी आप खाते हैं, उसमें से आपको सिर्फ 10% मिलता है, तो हानि होगी ना। आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं भैया। कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं। ठीक है, आधार यानी कि शुरुआत कहाँ से होती है खाद्य श्रृंखला में? प्रकाश संश्लेषी पादपों से होती है भैया। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? किस कार्य से बिगड़ता है भैया? सीधी सी बात है, लकड़ी काटो के पेड़ बिगड़ेंगे, वन महोत्सव से होगा नहीं, वन रोपण से होगा नहीं, सामाजिक बंदगी से पारिस्थितिक संतुलन नहीं बिगड़ेगा। अगला है 10% का नियम लिंडमैन भैया, वही ऊर्जा का हास्य। ओनली 10% एनर्जी मिलती है, किसने दिया? लिंडमैन ने दिया। ठीक है, अगला देखते हैं,
जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी, खाद्य श्रृंखला उतनी ही कैसी होगी, अधिक लंबी होगी भैया। जितनी विविधता होगी उतने विविध प्रकार के जीव होंगे, तो ये क्या होगी, श्रृंखला लंबी बनेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है भैया। परितंत्र कहाँ से शुरू होता है, पादपों से शुरू होता है। और पादप कहाँ से शुरू भैया एनर्जी लेते हैं, सूर्य के प्रकाश वगैरह से अपना भोजन बनाते हैं। किसी भी परितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है, और जीवों की संख्या स्थिर होने के कारण है कौन से अपघटक, उत्पादक और पर्णहरित, तो ये सारे के सारे कारण हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। किसी परितंत्र में होते हैं क्या क्या होते हैं भैया, जैविक और अजैविक पदार्थ दोनों होते हैं, कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ दोनों होते हैं ना, तो जैविक और अजैविक दोनों हो गए। अगला है वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से क्या होता है भैया, आपको पता ही है, मृदा अपरदन होगा, बाढ़ आएगी, सूखा पड़ेगा, सारे के सारे कारण होंगे। ठीक है ना, और आपको पता होगा ग्लोबल वार्मिंग भी इसी का एक कारण है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र प्राकृतिक है भैया, कौन सा है। गेहूँ हम खेतों में हम गेहूँ वगैरह उपजाते हैं, तो ये तो आपका होगा नहीं प्राकृतिक। अगला है आम का बाग भी हम भी लगाते हैं, ये भी नहीं होगा। घास का स्थल होगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं, जैव समुदाय। अगर इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था, उसमें क्या था कि जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। और इसमें क्या है कि एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे कहते हैं जैव समुदाय। अगला है इकोलॉजी। पारिस्थितिकी शब्द को देने वाले कौन थे भैया, इकोलॉजी किसने बोला था भैया, किसने दिया था ये इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था, ई हैकेल ने। ठीक है, किसने दिया था, ई हैकेल ने। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है भैया, 1 से 2% ओनली। कितना, 1 से 2%। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, 1 से 2%। अगला देखते हैं। रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं, इसे क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें क्या यार इतना था, ये तो नॉर्मली कोई भी लगा देगा, क्या था इसमें, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है ना। अगला देखते हैं। एक पारितंत्र में शैवाल हरिकाई का स्थान होता है, क्या होता है भैया, उत्पादक होता है। ठीक है ना, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। एक पारितंत्र में मानव एवं जंतु, सभी जंतु होते हैं, क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। अगला देखते हैं। पारितंत्र में बाज का स्थान क्या है भैया, सर्वोच्च उपभोक्ता है बाज। सांप को भी खा जाता है भैया, सब कुछ खा लेता है, सर्वोच्च उपभोक्ता है। पारितंत्र में मानव है, क्या है, मानव सबको पता है सर्वाहारी होता है भैया। पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं, क्या अपघटक क्या होते हैं, मतोपजीवी। ठीक है ना, क्या होते हैं, मतोपजीवी। अगला देखते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं, मतोपजीवी उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला देखते हैं। एक तालाब तंत्र में बड़ी मछली, कछुए, मेंढक होते हैं, क्या होते हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं भैया। कौन, आपकी बड़ी मछली, कछुए, मेंढक आदि। ठीक है, अगला देखते हैं। जैव मंडल जल, थल एवं वायुमंडल में कितने क्षेत्र में विस्तृत है भैया, 22 से 30%। आपको पता ही है जैव मंडल 22 से 30% पे ही होगा, बाकी पे क्या है भैया, देखते हैं ना हम जो थ्योरी पढ़ते आ रहे हैं कि 70% पानी है, 30% स्थल है, तो सीधी सी बात है 22 से 30% होगा, नॉर्मल कोई भी लगा देगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्र के संगठन को कहते हैं जैव मंडल। क्या कहते हैं भैया, जैव मंडल। विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्रों के संगठन को कहते हैं जैव मंडल। आगे देखते हैं। घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम परितंत्र को कहते हैं एक्वेरियम। दिखा होगा आपने। अगला है। अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र होता है, नॉर्मल सी बात है, सीधी सी बात है भाई, कोई पेड़ पौधे तो उगते नहीं है, तो कैसा होगा, कृत्रिम ही होगा। अगला है। पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने में कौन सा संकट उत्पन्न होता है भैया, पारिस्थितिक संकट होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है, आपको नॉर्मली देखने से पता चल जाएगा, फसल परितंत्र। अगला है।
प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है भैया? कहाँ से मिलती है 99% ऊर्जा? सूर्य से मिलती है, खत्म कहानी। जीवाणु एक्टिनोमाइसीज वह कवक को कहते हैं, क्या कहते हैं? उपभोक्ता है भैया। जीवाणु वगैरह क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजना योजना कड़ी है, क्या है? जैव संरचना है। पारितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजना कड़ी क्या है भैया? जैव संरचना है। अगला देखते हैं कि भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनों का उन्मूलन। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता है तो मोर होगा क्या? खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता। ठीक है ना। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या है? प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब मैं क्या कहूँ कि आपका इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे देखते हैं। मित पोषणी ओलिगोट्रोफिक झील का उदाहरण है कौन सा? राजस्थान की सांभर झील। कैसी? मित पोषणी। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित जलवायवीय कारकों में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का सबसे कम प्रभाव डालता है भैया? हवा। ठीक है ना, पवन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नुकीली पत्तियों एवं भेदक गहराई वाली जड़ों के पौधों को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जाता है? मरुद्भिद, जीरोफाइट्स, आपको बताया ही था मैंने। पत्तियां इतनी छोटी कांटों के रूप में पौधे हो जाती हैं और तना मासल बिल्कुल चौड़ा हो जाता है। उसके बाद जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं क्योंकि भैया इनको पानी मतलब वहीं बहुत नीचाई से जाके मिलता है। ठीक है ना। और आगे देखते हैं। दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोटोन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और IAS 2001 में पूछा गया है। क्या? दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोटोन। अगला देखते हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, भूतल पर दीर्घकालिक निर्वाहित जीवन किसकी विशेषता है? पारिस्थितिक तंत्रों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैविक प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता है? भैया श्वसन के द्वारा। ठीक है ना, आपने देखा होगा हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसमें हमका क्या होता है भैया? खाना जो खाते हैं उसमें ऊष्मा का बहुत, श्वसन का बहुत रोल है। अगला है, सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां हैं भैया? 4 कड़ियां हैं। कितनी कड़ियां हैं आहार श्रृंखला में? 4 कड़ियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है कौन सा भैया? सौर्य विकिरण। ठीक है ना, सूर्य का विकिरण। अगला है आपका, इसके लेरोफाइट्स शब्द प्रयोग किया जाता है झाड़ी पौधों के लिए। कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? इसके लेरोफाइट्स। अगला देखते हैं, उच्च श्रेणी के मांसाहारी शुद्ध प्राथमिक उत्पादक का ग्रहण करते हैं क्या? न्यूनतम अंश। ओनली वही आपका 10% वाला आपका रूल चलेगा, लैंडमान का जो रूल है वही चलेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? देखते हैं। गुण परिवर्तन म्यूटेशन की प्रक्रिया उद्भवन एवोल्यूशन के मौलिक पदार्थों का सृजन करती है। बिल्कुल सही बात है, आप जब म्यूटेशन पढ़ेंगे तो उससे पता चल जाएगा। अगला है, लैंगिक प्रजनन के दौरान अनेक जीन प्रारूप का उत्पाद होता है। बिल्कुल होता है भैया, लैंगिक प्रजनन के दौरान। प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया द्वारा उत्कृष्ट जीन प्रारूपों की आवृत्ति में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है। अलग देखते हैं, सुलभ पर्यावरण में कतिपय जीन प्रारूपों को धारण करने वाले जीव अन्य प्रारूप को धारण करने वाले जीवों की तुलना में कम क्षमता वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं भैया? कल्सोफाइट। जो बेकार भूमि होती है, ऊसर भूमि होती है, उसमें जो भी सख्त भूमि होती है उसमें जो पौधे उगते हैं क्या बोलते हैं? कल्सोफाइट्स। ठीक है साहब। अगला है, किस प्रकार के प्रामीण द्वारा विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है? ऊर्जा प्रामीण द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? वायु नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1985 में हर वर्ष भारत सरकार डैश के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाती है। विश्व हैबिटेट दिवस कब से?
1985। देखिए ऑप्शन देखते हैं इसके और प्लस आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? अक्टूबर। ठीक है, अगला देखते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र में इकोसिस्टम में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है इकोटोन। इकोटोन के बारे में हमने देखा था, इससे पहले आप वीडियो पॉज पीछे करके देख सकते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया कहाँ भैया? ओस्लो। ठीक है, कहाँ है आपका अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र? ओस्लो में है। अगला है पारिस्थितिकी निक की संकल्पना को प्रतिपादित किया किसने किया? ग्रीनएल्स। अच्छा, इसमें आपके जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इनके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा। जैसे कि अभी ये है आपका निकेत हो गया, निक हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरा का पूरा इसके बारे में आपको समझा दूंगा। आगे देखते हैं। कीजिएगा, थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? भैया औद्योगिक प्रबंधन नहीं है, सीधी सी बात है। उद्योग का क्यों होगा भैया पारिस्थितिकी से? अगला है देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि के लिए लवण कच्छ सॉल्ट माउसेज आदर्श स्थल है? भैया आपको पता ही होगा, लवण मृदोद्भिद हेलोफाइट्स है ना, हेलोफाइट्स हमने पढ़े थे आपके सुंदरवन डेल्टा वगैरह मैंने बताए थे आपको, जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अगला देखते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है। सुंदरबन का डेल्टा भैया, सीधी सी बात है। अगला देखते हैं। एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं, है ना। यांत्रिक अवलंबन के लिए। ठीक है, अगला है आपका। पारिस्थितिकीय तंत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु आवश्यक है क्या है भैया? जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है, अभी परिस्थिति की तरह हमको बनाए रखना है तो क्या करना पड़ेगा? जैव विविधता का संरक्षण करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? समुद्रिक। नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई भी कर देगा। अगला है। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया था किसने भैया? हॉर्लोन बैरोज ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी पर्यावरण के मूल संगठनों में नहीं सम्मिलित किया जाता? भैया किसको नहीं किया जाता? स्थानिक को नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये आज आपके क्वेश्चन थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके जो आने वाली बंद दरोगा के एग्ज़ाम है उसके में आपके जो जितने भी सारे क्वेश्चन है ना, इसी से आएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और आप अगर एक बार पढ़ेंगे तो आप याद रखेंगे कि हाँ हम किसी से पढ़े थे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को टिल एग्ज़ाम तक देखते रहें, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा निकले और आपके जो माँ बाप हैं वो उनको आप पर गर्व हो, उनका सीना चौड़ा हो कि भैया हमारा बेटा बंद दरोगा बन गया है, कंधे पर 2 स्टार लग गए हैं। तो इसकी अगला जो पार्ट है वो हम कल करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें, ठीक है। धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद।